नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो स्वागत है आपका DSSB PGT 2015 आर्ट के क्वेश्चन पेपर के इस 4th एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। आर के लक्ष्मण का पूर्ण नाम था। ऑप्शंस आर ए रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, बी रासीपुरम कुमार स्वामी लक्ष्मण, सी रासीपुरम कृष्ण लक्ष्मण, डी रासीपुरम केशव लक्ष्मण। द फुल नेम ऑफ आर के लक्ष्मण इज रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण, बी रासीपुरम कुमार स्वामी लक्ष्मण, सी रासीपुरम कृष्ण लक्ष्मण, डी रासीपुरम केशव लक्ष्मण। तो अब यहाँ से हमसे जो है आर के लक्ष्मण का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर के लक्ष्मण जो थे, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट। अब यहाँ पर आर के लक्ष्मण का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी बेसिकली यहाँ पे तो बात करें हम, उनका फुल नेम पूछा है, उनकी फुल फॉर्म पूछी है उनके नाम की। उसके अलावा अब आर के लक्ष्मण के बारे में पूछ लिया गया, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि जो आर के लक्ष्मण के बारे में इन्होंने पूछा है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसके ऊपर उसका जवाब दे पाएँ और उसके ऊपर थोड़ा सा जान भी लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दैट वुड बी द राइट वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि जो आर के लक्ष्मण है वो अपने कार्टून कैरेक्टर द कॉमन मैन, आप सभी ने देखा होगा, धोती पहने, एकदम बल्बस नोज, एकदम आँख, अपने नाक पर चश्मा लगाए, एकदम जो कॉमन कैरेक्टर है उसका नाम है द कॉमन मैन। एशियन पेंट्स का जो एक मॉस्किट है, गट्टू नाम का जो कैरेक्टर है उसके लिए भी बहुत फेमस है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो आर के लक्ष्मण है, मालगुडी डेज की जो इलस्ट्रेशंस है, ये एक धारावाहिक आता था, इसमें कहानियाँ होती थी जो आर के नारायण द्वारा लिखा गया था। मालगुडी डेज जो DD नेशनल पे पब्लिश होता था, प्रसारण जिसका होता था। तो ये जो मालगुडी डेज है जो आर के नारायण द्वारा लिखा गया था। आर के नारायण जो थे ये आर के लक्ष्मण के ही एल्डर ब्रदर थे, यानी कि बड़े भाई थे, उनके द्वारा लिखा गया था। तो उसके अंदर मालगुडी डेज की जो इलस्ट्रेशंस है वो इन्होंने बनाई थी। किन्होंने बनाई थी? आर के लक्ष्मण ने बनाई थी। तो ये इनके लिए काफ़ी प्रख्यात है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, एक इनका मैंने नया यहाँ पे नाम लिया था द कॉमन मैन। उसके अलावा हम देखते हैं कि मैस्कॉट बनाते हैं गट्टू नाम से। और अगेन मैंने बोला कि ये जो मालगुडी डेज के इलस्ट्रेशंस हैं इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात हैं। तो हम शुरू से देखते हैं कि जो आर के लक्ष्मण है इनका जन्म 1921 में मैसूर में होता है और उनकी डेथ 2015 में हो जाती है। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि DSSB का 2015 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि और मैंने अभी बोला कि इनका जो जन्म है 1921 में होता है, उनकी जो डेथ है वो 2015 में हो जाती है, यानी कि ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आ गया, यानी कि उस वक्त का, मतलब जब सन 2015 चल रहा था, ये उस वक्त से रिलेटेड, इन्होंने उस साल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके अलावा फिर हम देखेंगे, जो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आर्ट फेयर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 2015 में भी आर्ट फेयर हुआ था आपका, तो मतलब घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके अलावा जो अभी हमने पलनी अप्पन की बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे सेशन का, तो उसमें देखा था हमने ये मेंशन किया था कि जो पलनी अप्पन है ना 2016 में रिटायर होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि ये जो रीजनल सेक्रेटरी रहे हैं ललित कला अकेडमी के, ये 2016 में छोड़ देते हैं वहाँ से। इसका कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि देखिए सन 2015 में जो पलनी अप्पन थे वो रीजनल सेक्रेटरी थे ललित कला के, लखनऊ के, हम देखने को मिलता है। तो उस वक्त ये वहाँ पर ये रीजनल सेक्रेटरी थे। उसके अलावा 2015 में क्या होता है आपके, ये आर के लक्ष्मण जो इनकी डेथ हो जाती है। अगेन फिर 2015 में क्या होता है, जो आर्ट फेयर है, कला मेला है, वो भी लगता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, सीक्वेंस देख रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अभी सन 2020 चल रहा है, फॉर्म्स भरे गए थे जनवरी में, आई बिलीव अप्लाई किया था बच्चों ने जनवरी में। तो अभी सन 2020 चल रहा है, एग्जाम का तो खैर पता नहीं अब कब होंगे, लेकिन अभी जो सन 2020 चल रहा है ना, इसमें जो मेजर अपडेट्स हैं आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, जो हाईलाइट्स हैं, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड चीज़ें ना, आप उन पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
अब जैसे कि हम देखते हैं कि सन 2015 में अभी रिसेंटली ज्योत्सना भट्ट की डेथ हुई है, स्कल्पचर थी, सेरामिक में बहुत काम किया उन्होंने। और उसके अलावा सतीश गुजराल की डेथ भी हमको देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये कि 2 आर्टिस्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको जो है ध्यान में रखें आप वाइल प्रिपरेशन, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा हम दोबारा जंप करते हैं आर के लक्ष्मण पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि इनका जन्म मैसूर में होता है, 2015 में इनकी डेथ होती है। नाम, अगर इनके पूरे नाम की हम बात करें तो उनका जो पूरा नाम है वो है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनका जो ए ऑप्शन होगा दैट वुड बी द राइट आंसर। खैर, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इनका चाइल्डहुड है, आर के लक्ष्मण की जो बचपन है, ये बहुत मैगजीन्स में जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं, स्टोरीज के साथ जो छपती थी उस टाइम, वो उसको देखकर ये मतलब कि बहुत उसमें इनका बहुत इंटरेस्ट था। उसको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट थे, बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे उन सब कामों में। और स्कूल टाइम में हम देखते हैं कि स्कूल टाइम में भी ना ये डूडलिंग करते रहते हैं, कार्टून कैरेक्टर बनाते रहते हैं अपने टीचर्स वगैरह का। और उसके अलावा ये ऐसे ही इलस्ट्रेशंस बनाते रहते हैं, ऐसे ड्रॉ करते रहते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स, या फिर कभी कभी कॉपी करते हैं वॉल्स पर, आपके डोर्स पर, फ्लोर्स पर कहीं ना कहीं बनाते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अगर मैं इनके करियर की शुरुआत की बात करूँ तो जो इनका करियर का जो शुरुआत है, हम देखते हैं कि जो लोकल न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए इलस्ट्रेशंस का काम करते हैं। उनके जो भाई हैं आर के नारायण, वो स्टोरीज़ वगैरह लिखते ही रहते हैं। तो जो उनकी स्टोरीज़ हैं उनके लिए भी इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो न्यूज़पेपर में छपती हैं, द हिंदू में छपती हैं, और जो उनकी इलस्ट्रेशंस है वो भी साथ में छपती हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, इनका इंटरेस्ट, अब मैंने बताया ड्राइंग वगैरह में, इन सब चीज़ों में था। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य है कि हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हम देखते हैं कि जे स्कूल ऑफ आर्ट जो कि मुंबई है, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, लेकिन इनका एडमिशन नहीं होता वहाँ पर। उनका जो एप्लीकेशन होता है, जब ये एंट्रेंस देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बीए करते हैं मैसूर यूनिवर्सिटी से। हम देखते हैं कि ये बीए करते हैं, और बीए करने के साथ साथ जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, जैसे कि लोकल न्यूज़पेपर वगैरह है, वो उसमें काम करते रहते हैं। तो अब जब हम मतलब कि यहाँ पर फिर इनके फुल टाइम जॉब की बात करते हैं, तो हम देखते हैं फिर ये इनका कॉलेज कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये द फ्री प्रेस जर्नल इन मुंबई जो है, उस जर्नल में जो है द फ्री प्रेस जर्नल, उसके अंदर उसके लिए ये काम करते हैं एज अ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। वहाँ पर ये बाल ठाकरे से मिलते हैं, जो उनके कलीग होते हैं। वो भी अगेन पॉलिटिकल सटायर्स जो हैं बनाते हैं, व्यंग बनाते हुए नजर आते हैं। वही कार्टून्स बनाते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, वो भी बाल ठाकरे भी। बाल ठाकरे आप सभी जानते होंगे कि जो कि फाउंडर भी थे शिवसेना के। उसके बाद हम देखते हैं कि 1951 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एज अ फुल टाइम जॉब करते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सालों तक ये जॉब करते हैं। और वहाँ पर ये जो कॉमन मैन का जो कैरेक्टर है, द कॉमन मैन, ये जो कैरेक्टर है द कॉमन मैन, आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये यहाँ से इनका टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर ये जो कॉमन मैन है, ये दर्शाता है कि जो इंडियन लाइफ है और जो पॉलिटिक्स चल रही है आसपास, जो उसके बीच में एक जो आम आदमी है वो कैसे रहता है, और वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ें, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वो अपनी बात बहुत ही ह्यूमरिस्टिक वे में प्रेजेंट करता है। तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो न्यूज़ है उस पर कैसे सटायर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी एक डेली कार्टून स्ट्रिप भी निकलती है, जो कि बहुत ही फनी और विटी कार्टून स्ट्रिप थी इनकी, और उसका नाम था यू सेड इट। वो भी हम देखते हैं, काफ़ी सरकास्टिक आउटलुक हमको देखने को मिलता है। तो वहाँ से हम देखते हैं कि ये इनकी जो लाइफ है, इनका जो करियर है, वहाँ से ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 1954 में एक मॉस्कोट भी बनाते हैं, जिसको शुभांकर भी बोलते हैं, गट्टू नाम से इनका बनाते हैं, जो कि बहुत ही एक नोटोरियस और बहुत ही चुलबुला बच्चे का एक कैरेक्टर है, जो हमेशा खड़ा रहता है पेंट का डब्बा हाथ में लिए हुए और एक हाथ में ब्रश, है ना। उसको इस तरह से कंपोज करते हैं कि जहाँ पे भी उसको जगह मिलती है, खाली स्पेस मिलता है, वो एशियन पेंट्स जो है उसको लगाता है। तो एक बार तो ऐसे भी दिखाया गया था कि उसको मतलब कि
एक आदमी का जो है यहाँ पे बिल्कुल एकदम वो गंजा था, तो यहाँ पे उसको स्पेस मिल गया, यहाँ पे उसको सरफेस मिल गया, तो वहाँ पे ही उसने एशियन पेंट कर दिया। कहने का मतलब कि उस वक्त जो ये मॉस्कट है काफ़ी इनका मस्कट जो है ये इनके काफ़ी प्रचलन था उस टाइम, तो अपने ब्रांड को, और एशियन पेंट उस वक्त नया नया आया ही था, मार्केट में ही आया था, तो इन लोगों ने अप्रोच किया था आर के लक्ष्मण को कि आप ऐसा कोई कैरेक्टर बनाइए, कुछ ऐसा जिससे हमारा जो ब्रांड है पॉपुलर हो, मतलब लोगों तक पहुँचे, और कुछ ऐसा करिए जो चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ लोग, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था एक कैरेक्टर था द कॉमन मैन, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे थे लोग, क्योंकि वो अपने आप को देखते थे उस कैरेक्टर में। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी बताना चाहूँगी, गट्टू पर आई गई है तो क्या होता है कि जो गट्टू होता है, गट्टू का कैरेक्टर तो ये बना देते हैं, लेकिन अच्छा इसकी फॉर्मेशन भी कैसे होती है ये भी सुन लीजिए। कि एक बार क्या होता है, आर के लक्ष्मण बोलते हैं अपने इंटरव्यूज और आर्टिकल्स में पढ़ा है कि मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने वो बोलते हैं कि जब मैं एकदम सिगार या फिर आई थिंक सिगरेट वो पी रहे थे, तो उस वक्त जब वो पी रहे थे तो उनको धुएं में, मतलब कि ये जो कैरेक्टर है फॉर्म करता हुआ एकदम नजर आया, एकदम छोटे बच्चे का किरदार। तो ये कहीं से आइडिया पॉपअप करा और उन्होंने बनाया, और ये काफ़ी चला भी। एशियन पेंट को तो सब गट्टू के कैरेक्टर से ही जानते थे। तो खैर उसके अलावा फिर जब ये कैरेक्टर इन्होंने बना दिया था, तो फिर इसके लिए एशियन पेंट वालों ने एक कॉन्टेस्ट रखा था, उसका नाम था गिव मी अ नेम कॉन्टेस्ट, और उसकी जो विनिंग प्राइस थी 500 रुपये थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 47,000 एंट्रीज इसके लिए आई थी, यानी कि 47,000 नाम जो है आए थे उसके लिए, और उसमें से गट्टू नाम सेलेक्ट किया गया। खैर, तो हम देखते हैं कि इनके जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, इनके जो इलस्ट्रेशंस हैं, वो सिर्फ आपके न्यूज़पेपर, लोकल मैगजीन्स या फिर एशियन पेंट्स जैसे ब्रांड्स के लिए ही नहीं, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हिंदी फिल्म्स हैं, हिंदी सीरियल्स हैं, सिटकॉम्स जो हैं, उसमें भी हम ये सब इनके जो काम है वो देखे जा सकते हैं, दिखाई दे रहे। जैसे कि मैंने मालगुडी डेज की बात करी, उसके अलावा दूरदर्शन पे एक वागले की दुनिया भी आता था। उसके अलावा जो बुक्स हैं, बुक्स भी ये लिखते हैं। बुक्स का नाम, एक किताब लिखी है इन्होंने अपनी शुरुआती, हिज फर्स्ट बुक जो थी वो थी द होटल रिवेरा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से कोई ये फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। करियर में बहुत काम किया इन्होंने। तो ये सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आगे पूछ लेता है तो काम आएंगे। खैर, तो फिर हम देखते हैं कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जे स्कूल ऑफ आर्ट में इनका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाते ये। तो फिर देखते हैं कि जो जे स्कूल ऑफ, कुछ टाइम बाद जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे, तो उस टाइम में हम देखते हैं कि जो जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो डीन है वो उनको एज चीफ गेस्ट कॉलेज में इनवाइट करते हैं। तो खैर, आर के लक्ष्मण बोलते भी हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ, वरना मैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता, आज मैं इतना बड़ा कार्टूनिस्ट नहीं बन पाता। तो खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि इनको इनके काम के लिए इनको पद्म भूषण मिला है 1973 में, उसके बाद पद्म विभूषण भी मिला है। तो ये था छोटा सा आर के लक्ष्मण के बारे में। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आर के लक्ष्मण का पूर्ण नाम क्या था। तो आर के लक्ष्मण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। तो आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कला मेला पहले आरंभ हुआ। ऑप्शंस आर ए 2008, बी 2014, सी 2002, डी 2012। इंडियन आर्ट फेयर फर्स्ट लॉन्च्ड इन ए 2008, बी 2014, सी 2002, डी 2012। बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। जो इंडिया आर्ट फेयर है, जिसको हम पहले इंडिया आर्ट समिट के नाम से भी जानते थे, उसका जो शुरुआत है वो हमसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया आर्ट फेयर है, जो अभी इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें, ओखला में हर साल लगने वाला एक एनुअल आर्ट फेयर है। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो इंडिया आर्ट फेयर है, इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। और शुरुआती टाइम में इसके जो 3 एडिशंस हैं, इसके जो 3 एडिशन हैं, वो पहले प्रगति मैदान में लगते थे या फिर लगाए गए। उसके बाद फिर ये अपने 4th एडिशन से, यानी कि आप लगा लो 2012 से, ये ओखला शिफ्ट हो गया। राइट, बहुत ही साधारण है। और जब से ये ओखला दिल्ली में ही लगता है, राइट, तो यानी कि पहले ये लगता था प्रगति मैदान में, 2008 से ये शुरू हुआ है। उसके बाद फिर अपने 4th एडिशन यानी कि सन 2012 से
शिफ्ट हो गया ओखला दिल्ली में। सिंपल, साधारण, आसान है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये बहुत ही हम ज्यादा अगर हम बोले तो फिर हम देखते हैं कि ये इंडियाज मोस्ट फेमस आर्ट फेयर है, और उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्ट फेयर है। तो ये जो आर्ट फेयर लगता है, जो हर साल लगता है, इसमें हम देखते हैं सिर्फ इंडियन आर्टिस्ट जो है हमारे, सिर्फ उन्हीं का काम डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट का भी काम डिस्प्ले होता है। जो गैलरीज होती हैं, ये जो इंडिया आर्ट फेयर होता है, इसमें बहुत सारी गैलरी अपना काम शोकेस करती हैं, डिस्प्ले करती हैं। और अगर हम बोलें कि बहुत सारे सेवरल पवेलियंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो एग्जिबिट होते हैं, जो डिस्प्ले किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट गैलरीज के द्वारा। और अगर हम यहाँ पे गैलरीज की बात करें तो जो गैलरीज होती हैं, ये सिर्फ इंडियन गैलरीज ही नहीं पार्टिसिपेट करती हैं इस आर्ट फेयर में, उसके अलावा हम देखते हैं जो इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेराइटी है, जो वेरिएशंस ऑफ आर्ट है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग आपको पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट, बहुत सारी चीजें। उसके अलावा प्रिंट्स, ड्राइंग, मिक्स मीडिया, नंबरलेस चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और बहुत ही लाखों में, करोड़ों में, अरबों में यहाँ पे डीलिंग्स होती है हर साल। बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर जाता है इंडिया आर्ट फेयर को, बहुत बहुत ज्यादा काम बिकते हैं आर्टिस्ट के, बहुत ही हाई प्राइस में हम इनको बोले तो। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो काम होते हैं, यहाँ पर सोलो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं कई आर्टिस्ट के। उसके अलावा यहाँ पे स्पीकर फॉर्म्स, उसके अलावा यहाँ पर स्पीकर फोरम्स का भी आयोजन किया जाता है, वो भी बनाए जाते हैं। वहां पर जितना भी आपका इंडियन आर्ट हो गया, कंटेम्प्रेरी आर्ट हो गया, इवन बाहर से भी स्पीकर आते हैं, वो आर्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जो टारगेट होता है, वैसे तो जितने भी अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो रहे हो तो आप ही को लेके टारगेट किया जाता है, पर उसके अलावा भी देखा गया है काफी एडिशंस में। इवन मैं भी कई बार गई हूँ इंडिया आर्ट फेयर, तो वहां पर देखा जाता है कि जो हमारी मास है, जो वहां पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनका आर्ट बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं होता। स्पेशल अगर हम बात करें, स्कूल के भी बच्चे आते हैं वहां पर, और हमारे कॉलेज के बच्चे तो जाते थे, बिल्कुल एकदम फ्री टिकट मिलती थी हम लोगों को। खैर, जब हम कॉलेज में थे, अब तो हमको पैसे देने पड़ते हैं। खैर, तो ये तो ऐसी कुछ बात हो गई। लेकिन हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की जाती है कॉमन लोगों के अंदर भी। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी भी गैलरीज वगैरह होती है अपने काम एग्जिबिट करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया आर्ट फेयर वाले भी, जो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी यहाँ पर आर्ट क्यूरेटर्स, जो हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं विजुअल आर्ट के, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो विजुअल आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, वो भी यहाँ पे क्यूरेटोरियल वॉक्स जो है देते हैं। और ये सारी चीजें जो भी है, नेशनल, ये जो इंडिया आर्ट फेयर है वो कंडक्ट इसको करवाता है, ताकि जो हमारी नॉर्मल जो ऑडियंस है, जो स्कूल के बच्चे हैं, या फिर कोई ऐसा होता है कि जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज देने के लिए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल पर्पस को भी सर्व करता नजर आता है इंडिया आर्ट फेयर, राइट। तो ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था कि इन्होंने 2008 से इनकी हमको शुरुआत देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि कई बार है ना, करंट इंडिया आर्ट फेयर कब हुआ उसकी ना डेट पूछ लेते हैं। सपोज अभी आपका एग्जाम होगा, अगर इस साल अगर आपका एग्जाम हुआ, अभी चल रहा है सन 2020, तो अभी डेट आ गई है कि अभी सन 2020 का हो गया है, अभी सन 2021 में कब होगा इंडिया आर्ट फेयर। आप अगर जाओगे, गूगल करोगे, इंडिया आर्ट फेयर की पूरा वेबसाइट है, वहां पर इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है कि इस टाइम इन्होंने करा है। अब देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी देखते हैं कि कोविड कहाँ तक रिजॉल्व हो पाती है, इसकी सिचुएशन कैसे, चीजें सेटल डाउन होंगी, वो खैर बात की बात है, क्योंकि कोच्चि बिनाले भी आने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि जो इनका जो टाइम होता है वो पेपर में पूछ लिया जाता है कि इस साल का जो आर्ट फेयर था वो आप हमें बताइए कि किस डेट को था, या फिर हमेशा मंथ पूछ लेते हैं, क्योंकि ये जो आर्ट फेयर है ना, ये आपका 3-4 दिन का ही लगता है मोस्टली। वैसे तो 3 दिन का ही रहता है, पर हाँ, कुछ कुछ एडिशंस में देखोगे 4 दिन भी हो जाते हैं। तो वही 3-4 दिन का ही आर्ट फेयर लगता है, और उसमें इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। खैर, बहुत सारे काम एग्जिबिट होते हैं, और बहुत ही एकदम देखने वाला सिनेरियो होता है। आपने जरूर विजिट ही किया होगा, बहुत ही कॉमन और ऑब्वियस सी बात है, हर आर्ट लवर, हर स्टूडेंट ने देखा ही होगा इंडिया आर्ट फेयर। और ठीक है, कोई बात नहीं भी देखा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं आ पाए कोई वो नहीं है इतनी बड़ी बात। मगर हाँ, आप यूट्यूब पे जरूर देखना, आपका थोड़ा ना एकदम आई ओपनर की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, और कैसे हम अभी कंटेम्प्रेरी
जो अप्रोच को है सामने लेकर आ रहे हैं, किस तरह से नए स्टाइल डेवलप कर रहे हैं, जो एक क्यूरेटर की नजर होती है वो किस तरह से जो काम है उसको डिकोड करते हैं, और क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों के काम सिलेक्ट होते हैं, क्यों एक ही स्टाइल को इतना पॉपुलर कर देते हैं लोग। सबके पीछे बहुत बड़ी 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 थ्योरी होती है, आइडियोलॉजी होती है, हर चीज के ऊपर बहुत ही बारीकी से नजर की रखी जाती है। खैर ये बहुत ही आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, पर हाँ आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप विजुअल आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो चलिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आंसर नंबर ए वुड बी द राइट आंसर कि इंडिया आर्ट फेयर was first launched in 2008। बहुत ही साधारण उत्तर था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, चित्रकाबल क्या है? ऑप्शंस आर, ए वस्त्रकला, बी छपाई की तकनीक, सी कपड़े पर की गई चित्रकला, डी काशिदा। व्हाट इज टेपेस्ट्री? ए ऑप्शंस आर, ए टेक्सटाइल आर्ट, बी प्रिंटिंग टेक्निक, सी पेंटिंग ऑन क्लॉथ, डी एम्ब्रॉयडरी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन मेथड एंड मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जो हमारे इसके अलावा, यानी कि अभी हमारी इस वाले एपिसोड में 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उसके अलावा जो आने वाले क्वेश्चन है मैं उनमें देख रही थी कि इन लोगों ने DSSB का जो 2015 का पेपर बनाया है उसमें मेथड एंड मटेरियल से भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्लीज आप इसको भी थोड़ा सा, जो मेथड एंड मटेरियल के जितने भी आपके टेक्निकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन हो गए, इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना। हो सकता है अभी जो पेपर होने वाला है, अभी जिसके फॉर्म भरे गए थे जनवरी में, काफी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। देखो इनकी कोई गारंटी तो नहीं है, मगर हाँ आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पेपर में आया है और ये रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा फटाफट झटपट से जान लेते हैं कि क्या है टेपेस्ट्री। तो देखिए, जो टेपेस्ट्री है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नंबर 1। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा था इन लोगों ने टेक्सटाइल आर्ट, तो यही ठीक होगा। कैसे होगा और थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखा गया है कि एम्ब्रॉयडरी से भी क्वेश्चन आते हैं और एम्ब्रॉयडरी की जो टाइप है उनकी लोकेशन पूछ लेता है कि बताइए कि गुजरात का फेमस एम्ब्रॉयडरी कौन सा है, या फिर फुलकारी कौन से स्टेट से है। तो ऐसे क्वेश्चन देख ले जाते हैं। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो हम देखते हैं कि जो टेपेस्ट्री है वो एक फॉर्म है टेक्सटाइल आर्ट की, और ट्रेडिशनली इसको लूम पर जो है बुनकर बनाया जाता था। तो यानी कि लूम वही आपका करधा, एक तरह से आप हम कह सकते हैं कि एक डिवाइस होता है जिस पर हम कपड़ा बुनते हैं। तो इसी तरह से जो बुनकर है टेपेस्ट्री को बनाया जाता है। अच्छा, तो ये जो टेपेस्ट्री है और एम्ब्रॉयडरी है, ये दो चीजें हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जान लेना। मैं डिफरेंस बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। अच्छा, तो जो टेपेस्ट्री है नंबर 1 वो होता क्या है? तो ये टेक्सटाइल आर्ट है। नंबर 2, ये एक पीस ऑफ फैब्रिक होता है जिसमें जो एक डिजाइन है, जो एक पिक्चर है, उसको फॉर्म करके बनाया जाता है। तो अब आप बोलोगे कि भाई कैसे बनाया जाता है? तो बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंड करूंगी। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए आई वुड रिकमेंड, यूट्यूब पे जाओ, सिंपल शब्दों में टेपेस्ट्री आप टाइप करो, वीडियो आएगा, ज्यादा मत देखना। 5 और 10 मिनट वाला वीडियो या 7 मिनट या 2 मिनट वाला वीडियो ही देखना, क्योंकि आपको सिर्फ विजुअल्स देखने हैं। हमको आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से वो नहीं बताएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप विजुअल्स देख लेना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा देखते के साथ ही, राइट। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये एक पीस ऑफ थिक फैब्रिक है जिसको मैंने भी बताया कि बुनकर बनाया जाता है, जिसमें एक फॉर्म, कोई पिक्चर, कोई डिजाइन जो है फॉर्म किया जाता है, राइट। तो हम देखते हैं कि जो टेपेस्ट्री है किस तरह से बनाई जाती है। तो जो आपका नंबर 1 वो है लूम है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। जो लूम है उस पे जो इनके थ्रेड्स हैं वो लगाए जाते हैं। जो पिक्चर आपको चाहिए टेपेस्ट्री पे, या जो भी कोई भी आप कुछ बनवाना चाहते हो, जो बुनकर बनाते हैं, बहुत साधारण भाषा में, बहुत आसान है। उसको जो इमेज है उसको हम धागों के पीछे रखते हैं, और इमेज को देखते देखते जो हमारे वेफ्ट थ्रेड्स हैं, जो धागे हैं, हम उनको ऐसे से बुन कर, कलरफुल धागों से वो हम ऐसे से बुन कर बनाते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, शायद क्लियर ना हुआ हो आपको, क्योंकि बोलने में विजुअल्स का यार इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपको समझ आएगा और देखकर, तो आप ये देख लेना। अच्छा, और नंबर 2 मैंने बोला था कि एम्ब्रॉयडरी। देखिए एम्ब्रॉयडरी क्या है, और टेपेस्ट्री मैंने बता दिया बुनकर बनाया जाता है, और जो एम्ब्रॉयडरी है वो क्या होती है।
तो एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि एक बेस होता है, यानी कि आपको एक सिंपल एक साधारण प्लेन कोई भी आपको एक कपड़ा मिल जाएगा और कपड़े पर आप सुई और धागे से जो है डिजाइन बनाओगे या फिर आप बुनोगे, जो भी आप हम कह सकते हैं। इसको कढ़ाई भी बोला जाता है, कशीदा भी बोला जाता है। तो बहुत ही आसान है, राइट। तो जो टेपेस्ट्री होती है उसको बुनकर फॉर्म किया जाता है पूरे डिजाइन को, उसमें कोई सरफेस नहीं होता है। लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी के हमारे पास एक कपड़ा होता है, एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर यानी कि कपड़े के ऊपर बनाई जाती है। लेकिन इसमें एक तरह से कपड़ा ही बुना जाता है, जिसके अंदर एक डिजाइन फॉर्म होता है, जिसके अंदर एक पिक्चर फॉर्म होती है, और कुछ भी हो सकता है। इसमें हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं बुनकर, कोई लैंडस्केप बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो रेनेसा टाइम में, इनफैक्ट मिडिवल एज में हमको बहुत सारी टेपेस्ट्री जो आर्टिस्ट हैं वो बनाते थे। बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म है, आर्ट की फॉर्म है, जिसमें जैसे कि सपोज अगर चर्चेस के लिए बना रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट का कोई हमने कोई भी पोर्ट्रेट बना दिया, फिर जीसस क्राइस्ट या फिर जितने भी आपका ये बाइबल है, बाइबल से रिलेटेड कोई भी एक फेमस सीन बना दिया और उसको टांग दिया। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं जो टेपेस्ट्री है, आजकल कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो सब भी अमेजोन हॉल करते रहते हैं। और आजकल टेपेस्ट्री बहुत फैशन में भी है। अपने जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, ज्यादातर जो फैशन ब्लॉग और ये सब करते हैं, वो पीछे अपना जो बैकग्राउंड होता है उसमें टेपेस्ट्री टांग लेते हैं। या फिर बहुत सारे ये, क्योंकि एक डेकोरेटिव आर्ट में आ गया, आपको ये होम डेकोर में आ गया आपका टेपेस्ट्री। तो आज के टाइम में भी मॉडर्न जो भी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से जो भी डिजाइन्स हैं या फिर जो भी जिसका मन करता है वो बनवा भी सकते हैं। कस्टमाइज डिजाइन भी हम इसमें देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भाई टेपेस्ट्री क्या है, तो टेपेस्ट्री एक टेक्सटाइल आर्ट है, या फिर हम बोले कि एक फॉर्म है टेक्सटाइल आर्ट की। तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है। चलिए, तो अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी का मैंने नाम लिया, यानी कि वही जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी हम बहुत ही साधारण भाषा में बोलें कि एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक बाय यूजिंग थ्रेड्स और बाय यूजिंग निडल्स, थ्रेड्स और जितने भी आपके डेकोरेटिव पर्ल्स हो गए, बीड्स हो गए, इवन इनफैक्ट मिरर्स हो गए, राइट। तो इन सब को मिलाकर जो एक प्लेन हमारा कपड़ा है उसको बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। बेल बूटे का डिजाइन बना दिया, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके। अच्छा, आप थोड़ा सा टाइप जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी में हमको देखने को मिलता है कांथा, हमको देखने को मिलता है कांथा एम्ब्रॉयडरी हमको देखने को मिलती है, फुलकारी हमको देखने को मिलती है, चिकनकारी, चिकनकारी बहुत फेमस है। कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, चिकनकारी वाला पूछ लेता है कई बार कि बताइए चिकनकारी कहाँ से। इनफैक्ट फुलकारी के बारे में पूछ लेता है कि बताइए फुलकारी कहाँ से है, कांथा कहाँ से है। उसके अलावा हम जरदोजी भी देखते हैं, तो कई बार इनका पूछ लेता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हैं, राइट। तो ये ट्रेडिशंस को फॉलो करती हुई नजर आती हैं। तो इनकी परंपराएं होती हैं, स्पेशल ओकेजन पे बनाई जाती है और स्पेशल ओकेजन पे गिफ्ट की जाती है। तो ये उसकी जो स्टेट है उसकी बहुत ही ये एक पहचान होती है, राइट। तो हम देखते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही फेमस है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपसे मैं आपकी रिवीजन के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप मुझे इनके स्टेट बताना कि ये कहाँ कहाँ से है, कांथा कहाँ से और ये सब कौन से है, कहाँ कहाँ से है। और कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ज्यादा डिटेल में मत जाना, मगर हाँ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। कई बार देख लेते हैं कि जो फुलकारी है उसके कितने टाइप्स हैं, या फिर कई बार टाइप्स दे देता है, तो आप बताइए कि ये जो टाइप्स है ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी के। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, आप इनके मुझे स्टेट्स बताना, राइट। तो चलिए जरा एक बार क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा था कि भाई व्हाट इज टेपेस्ट्री। तो उन्होंने बोला था कि टेक्सटाइल आर्ट, प्रिंटिंग टेक्निक, पेंटिंग ऑन क्लॉथ एंड एम्ब्रॉयडरी। टेक्सटाइल आर्ट हमने कर लिया, एम्ब्रॉयडरी हमने कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन भी दिया है कि पेंटिंग ऑन क्लॉथ। अच्छा, जब यहाँ पर पेंटिंग ऑन क्लॉथ आ गया तो बहुत ही दिमाग में जल्दी से एक बात क्लिक करती है कि जब हम बोलते हैं कि पेंटिंग ऑन क्लॉथ तो कलमकारी का नाम हमको दिमाग में फटाफट से चढ़ जाता है। अच्छा, कलमकारी आंध्र प्रदेश से आप जानते होंगे, थोड़ा सा बता देते हैं कि कलमकारी में हम क्या होता है कि कलमकारी में जो पेंटिंग होती है वो कपड़े पर की जाती है। यानी कि रफ आपने कपड़ा ले लिया, कॉटन का, सूती का कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर अब ये पेंटिंग बनाएंगे। जो भी आपको कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गए, मिथोलॉजी कोई सीन हो गया, कुछ भी, कोई भी गॉड गॉडेसेस कुछ भी हो गया, बीट एनीथिंग, ट्रेडिशनल थीम्स हमको देखने को मिलती है ट्रेडिशनल वे में जब कलमकारी बनाई जाती है। तो कलमकारी में क्या होता है, जो पेंटिंग है वो कपड़े पर की जाती है, राइट। तो यहाँ पर एक फन फैक्ट और भी है कि अभी मैं देख रही थी पेपर में, ये भी क्वेश्चन आया था कि कलमकारी में
किस टाइप का जो मिल्क है, जो दूध है, वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात बताना चाहती हूँ कि जो कलमकारी है उसमें हमको बफलो मिल्क ये यूज करते हैं। ये इसका एक पूरा टेक्निक होता है। जो कपड़ा होता है ना, कपड़े को हम जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसमें हम डुबोते हैं, उसको डिप करते हैं और फिर उसको ऐसे निकाल के उसको निचोड़ के फिर सुखाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि हम अब जो बफलो मिल्क है सिर्फ उसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि भाई टोन का क्यों नहीं करते या फिर दूध का इस्तेमाल करते ही क्यों है। तो ये भी बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही आसान इसका पीछे जो है रीजन है। तो हम देखते हैं कि जो कपड़ा है, याद रखना इस बात को, जो कपड़ा है हमारा, वो हमको कपड़े के ऊपर करनी है पेंटिंग। पेंटिंग करने के लिए करेंगे हम उसके पहले, सबसे पहले स्केचिंग, राइट। स्केचिंग होगी जब तो पेंटिंग होगी, उसमें जब तो कलर करेंगे। आउटलाइंस करोगे ना आप पहले, बहुत सिंपल सी और साधारण सी बात है। तो हम देखते हैं कि जो हाई कंटेंट होता है बटर का, उस किस में होता है सबसे ज्यादा बफलो मिल्क में ही होता है। भैंस का जो दूध होता है उसमें आपको सबसे ज्यादा जो है बटर देखने को मिलेगा। मलाई बहुत होती है उसके अंदर, बहुत ही ज्यादा हाई बटर होता है उसमें, हाई बटर कंटेंट होता है। तो उससे क्या होता है, चिकनाई होती है। तो उससे क्या होता है, तो सपोज आपको 2 मीटर कपड़ा लेना है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ताकि इसलिए मैं थोड़ा फॉर्मेशन कर रही हूँ स्टोरी का, ताकि याद हो जाए आपको चीजें। खैर ये फैक्ट्स ही हैं सारे, पर फिर भी थोड़ा वैसे बता रहे हैं। तो सपोज आपको 2 मीटर कपड़ा लेना है, तो 2 मीटर कपड़े में आपको 1 लीटर दूध लग जाएगा। बफलो जो मिल्क है, जो भैंस का दूध है, वो आपको लग जाएगा। 2 मीटर कपड़ा लोगे आप, बफलो मिल्क लोगे, उसके अंदर वो जो कपड़ा है आप डिप करोगे, ठीक है। उसको आप अच्छे से उसके अंदर डिप करके फिर उसके बाद उसको निचोड़ोगे, फिर सुखा दोगे। तो उससे क्या होता है कि कपड़े पर ना चिकनाई आ जाती है बफलो मिल्क के अंदर डिप करने से, उसको उसके अंदर डालने से। तो जो कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर एक ना चिकनाई की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जब आप स्केचिंग करोगे कपड़े पर, तो उसमें ना बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो इसीलिए जो कलमकारी जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उसमें हम बफलो मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। कोई टोंड वोंड दूध या फिर कोई वैसा दूध हम इस्तेमाल में नहीं करते हैं। बहुत ही साधारण बात थी। आगे देखेंगे कलमकारी का, और अगर क्वेश्चन आएगा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्टाइल को थोड़ा सा जान लेंगे और देखेंगे किस तरह से जो है प्रैक्टिसेस चलती है, और उसकी टेक्निक के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए, इन्होंने हमसे ये भी पूछा है, ऑप्शंस में इन्होंने ये पूछा है कि प्रिंटिंग टेक्निक। अच्छा, तो जो प्रिंटिंग टेक्निक होती है, तो प्रिंटिंग टेक्निक में देखो, अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं, तो प्रिंटिंग टेक्निक में हम देखते हैं कि जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग्स हैं आपकी, वो राजस्थान की बहुत ज्यादा फेमस है। राजस्थान में आपको जो वो है प्रिंटिंग टेक्निक आपको देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल पे मैं बता रही हूँ, उसके अलावा, क्योंकि इन्होंने टेक्सटाइल या वैसे ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, पर उसके अलावा प्रिंटिंग टेक्निक में हमको वो भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका ये सारा प्रिंटिंग से रिलेटेड आ जाती हैं चीजें, प्रिंट मेकिंग में आ जाती हैं। ये वर्ड ज्यादा सुटेबल होगा। तो प्रिंट मेकिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती है। आपकी लिथो आ जाती है, आपकी वुड कट आ जाती है, आपकी लीनो आ जाती है, उसके अलावा सेरिग्राफी आ जाती है, स्क्रीन प्रिंटिंग आ जाती है। तो वेरिएशंस ऑफ टेक्निक्स आपको देखने को भी मिलेगी, राइट। तो कई बार पूछा जाता है कि आ जाते हैं इनसे भी क्वेश्चन रिलेटेड, कि मतलब कि आप बताइए कि लिथोग्राफी को और क्या कहा जाता है, या प्लानोग्राफी किसको बोलते हैं, एक ही बात है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो टेक्निक है कौन सी इस्तेमाल में लाई जाती है, सेरिग्राफी में बताइए किस तरह से चीजें चलती हैं। कई बार टूल्स पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको बेसिक आइडिया होने चाहिए। क्वेश्चंस आएंगे अगर इनके, तो हम थोड़ा सा और उसको डिटेल में पढ़ लेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही यार बहुत सिंपल था, बहुत साधारण क्वेश्चन था, कि इन्होंने बस ये पूछा था कि टेपेस्ट्री क्या है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने जो एक्सप्लेन किया, कोशिश करूंगी कि इमेजेस और ज्यादा डाल दूं, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए चीजें, कि अच्छा ये चीज होती है। और आप कभी ना भूलें और हमेशा राइट आंसर देकर आए पेपर जब भी आपका होगा। तो चलिए, इसका आंसर होगा ए। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। व्हाट इज टेपेस्ट्री? तो होगा टेक्सटाइल आर्ट, ठीक है। तो टेपेस्ट्री इज अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल आर्ट। ए वुड बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। तैयब मेहता प्रसिद्ध, एंड द ऑप्शंस आर, भारतीय चित्रकार थे, बी भारतीय कला आलोचक थे, सी कला इतिहासकार थे, डी कला संग्रहपाल थे। तैयब मेहता was well known. Options are A. Indian painter, B. Indian art critic, C. art historian, D. art curator. तो अब हमको यहाँ पर तैयब मेहता से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है।
जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो तैयब मेहता है, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। तो हम देखते हैं कि अगर हम शुरुआत से बात करें तैयब मेहता की, तो हम देखते हैं कि जो तैयब मेहता का जन्म है वो 1925 को गुजरात में होता है, और इनकी डेथ हमको देखने को मिलती है 2009 में, और जो इनकी डेथ है वो हमको मुंबई में देखने को मिलती है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे भी बोला कि ये एक बहुत ही फेमस इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, और हम देखते हैं कि इनको जो है फ़िल्म मेकर भी कहा जाता है या फिर माना जाता है, क्योंकि फ़िल्म मेकर मैं यहाँ पर क्यों इसका जो शब्द है इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम देखते हैं कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कूडल नाम से, और ये जो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री के लिए भी इनको फ़िल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड दिया जाता है। खैर, अभी हम थोड़ा-सा सेपरेशन कर लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे कि अभी हमने बोला कि एक इंडियन फेमस इंडियन पेंटर है, और अभी मैंने आपको बोला कि फ़िल्म मेकर है, राइट? तो फ़िल्म मेकर क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे जाकर और थोड़ा-सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी पहले इनके काम के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, इनके स्टाइल को थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जो तैयब मेहता है, इनका जन्म 1925 में हुआ, यानी कि 1925 में इनका जन्म हुआ गुजरात में, राइट? तो हम देखते हैं कि ये जो टाइम है 1925, यानी कि जो नेशनलिज्म है वो अपने पीक पर था 1925 के दौरान। और हम ये भी देखते हैं कि ये एक वो टाइम था, यानी कि 1925 से आप लगा लो, अभी नीचे आते चलो, कि हमको देखने को मिलता है कि 1947 में, यानी कि 1925, अभी स्वतंत्रता से पहले, यानी कि अभी हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, राइट? तो 1925 एक वो टाइम था, अभी सारे जितने भी हमारे बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं, आर्ट स्टाइल डेवलप हो रहे हैं, हमारी बहुत सारी अप्रोच निकल कर आ रही है, वही नेशनलिज्म जैसे कि मैंने बोला। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1947 आता है, तो 1947 यानी कि वही पार्टीशन का टाइम भी तैयब मेहता अपने जो अपना जो लाइफ टाइम है वो उसमें देखते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको ऐसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जाने की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो इनके काम है, काम के ऊपर इन सारी चीजों का ना इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो अब जैसे कि इनके काम है, तो काम में हम देखते हैं कि जो एक फीलिंग ऑफ एंग्विश है, एक बहुत ही सीवियर जो मेंटल पेन है, जो फिजिकल पेन है, वो इनके काम में हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो ह्यूमन सफरिंग है, जो डिलेमा है, और जो स्टेट ऑफ टर्मोइल है, यानी कि वही जो दुख है, वेदना है, पीड़ा है, अशांति का जो माहौल है, ये सारे जो चीजें हैं, जो इमोशंस हैं, राइट, जो ह्यूमन इमोशंस है, इन सब का डिपिक्शन हमको इनके काम में देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला कि एक बार जरा टाइम देखिए कि 1925 में इनका जन्म हो रहा है, और किस तरह से ये, और हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि 2009 में डेथ होती है, यानी कि बहुत ही लंबा पीरियड ये जीते हैं, और सारी चीजें जितनी भी चल रही हैं वो सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं अपनी सराउंडिंग में। अब यहाँ पर अगर हम शुरू से आर्टिस्ट के बारे में बात करें, तैयब मेहता के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि अगर हम करियर की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो इनका शुरुआती करियर है, अपनी करियर की शुरुआत ये मुंबई के एक आर्ट स्टूडियो में एज अ फिल्म एडिटर काम करते हैं। उसके बाद अगर हम इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, तो हम देखते हैं कि ये 1947 के अराउंड जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेते हैं, तो वहीं पर इनका फाइन आर्ट का बैकग्राउंड हम देख सकते हैं, डिप्लोमा करते हैं वहां पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो तैयब मेहता है, वहां से डिप्लोमा करके फिर ये लंदन भी जाते हैं, और उसके बाद फिर इनको फेलोशिप मिलती है यूएस से। अच्छा, अब यहाँ पर और उसके बाद फिर हम देखते हैं पैग, यानी कि उसके साथ-साथ ही हम देखते हैं कि जो पैग है, यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो जैसे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद ये मैंने बोला लंदन जाते हैं, यूएस से भी इनको फेलोशिप मिलती है, और उसके साथ-साथ ही ये पैग में भी इन्वॉल्व होते हैं, और इनको ललित कला अकादमी से भी अवार्ड्स वगैरह और जो गोल्ड गोल्ड मेडल्स हैं वो सब भी मिलते रहते हैं। साथ में साथ सारी काफी सारी चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा आप थोड़ा और सीक्वेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि जब ये लंदन जाते हैं और वहाँ सारा विजिट करते हैं, बाहर आर्टवर्क्स होते हैं, काम वाम अपने देखते हैं, बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस इनके काम में हमको देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि ये लंदन से वापस आने के बाद जो एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है इनके काम में,
वो हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला यूएस भी जाते हैं, फेलोशिप मिलती है इनको, यूएस से फेलोशिप मिलती है। तो हम देखते हैं कि जब ये यूएस से फेलोशिप लेते हैं तो वहां पर भी इनका जो काम है उसमें मतलब कि एक सिनेमेटिक और जो एनिमेशन स्टाइल है वो डेवलप होता है, राइट। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल की बात कर ली, तो हम अगर इनके स्टाइल की अगर हम बात कर ले, इवन हम काम के भी एग्जांपल लेंगे, तो हम देखते हैं जो इनका काम का जो स्टाइल है उसमें हमको इनके काम में इररेगुलर शेप्स हमको देखने को मिलती है ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स। उसके अलावा जो सॉलिड और प्योर कलर्स हैं, डिस्टॉर्टेड फिगर्स आपको इनके काम में देखने को मिलेंगे। काफी मिनिमलिस्टिक अप्रोच में ये काम करते नजर आते हैं, लिमिटेड इनकी कलर पैलेट है। और उसके अलावा मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम देखते हैं कि डायगोनल सीरीज है इनकी, उसके अलावा महिषासुर है, उसके बाद एक जेस्चर भी काम है वो भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और उसके अलावा फॉलिंग फिगर्स, ये सारे काम इनके इम्पोर्टेंट। और जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर फॉलिंग फिगर्स की बात करी, तो फॉलिंग फिगर्स में हम देखते हैं कि इनके साथ ना इंसिडेंस होता है जब ये अराउंड 21-22 साल के होते हैं, तो ये एक वॉलेंट डेथ देखते हैं ऑफ अ मैन, राइट। एक आदमी की वॉलेंट डेथ देखते हैं स्ट्रीट पर। तो वो भी, और जो ये जो डेथ जो सीन होती है, वो जो उसको मारा गया होता है, वो जो पार्टीशन के राइट्स चल रहे होते हैं उसके अंडर आ जाता है। यानी कि जो पार्टीशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1947 ये एक ऐसा टाइम था जहां पर हमको बहुत ही दंगे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इन दंगों में बहुत ज्यादा जितने भी बहुत जो एक ह्यूमन सफरिंग है, जो मानव हानि है, वो हमको देखने को मिलती है। तो ये उस टाइम पे एक लाइव डेथ अपनी आंखों के सामने देखते हैं। एक स्ट्रीट पे एक आदमी को मारा जा रहा होता है और वो मर जाता है एट लास्ट, तो वायलेंट डेथ होती है। तो उसका इनकी जो दिमागी कंडीशन है, यानी कि जो एक मेंटल कंडीशन है, उस वक्त वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनके दिमाग पर इस बात का, क्योंकि उस वक्त ऐसे सीन्स देखना या फिर ऐसी चीजों को एनकाउंटर करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस टाइम जो मेंटल कंडीशन है तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो उस चीज को कैसे बयां करें, उस चीज को कैसे कैनवस पर लेकर आए, वो सारी चीजें आपको, वो कहीं ना कहीं, और ये सारी चीजें इतनी गहरी होती है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सब्जेक्ट मैटर है ना, इवन अगर मैं बात करूं कि काली भी इन्होंने बनाया है, महिषासुर बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही सब्जेक्ट्स, अगर देखो मिथोलॉजी से भी अगर अपने सब्जेक्ट ले रहे हैं तो फिर भाई आप ऐसे ही सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो? आप और भी कोई फॉर्म बना सकते हो, गॉड्स एंड गॉडेसेस तो बहुत ज्यादा हैं, राइट। लेकिन आप ऐसे जो अगर आप मिथोलॉजी जो सीन्स है हमारे, उसमें से भी सिर्फ आप महिषासुर ही क्यों ले रहे हो? तो वही चीज है। तो ये एज अ सिंबल इसको ले रहे हैं, एज अ सिंबल ये प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल स्ट्राइफ है उस वक्त रिलीजन को लेकर, है ना, पार्टीशन, तो वही रिलीजन दो भागों में बढ़ गई ये चीजें। तो वो जो पॉलिटिकल स्ट्राइफ है उसको भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन्हीं सब की, ये जितने भी आपकी वॉर सीन्स हैं, ये सब, ये कहीं ना कहीं ये जो युद्ध चल रहा है महिषासुर का, इसको लेकर काम कर रहे हैं। तो फॉलिंग फिगर्स में भी हमको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा हम और बात करें तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये सारी चीजें इनकी चल रही हैं और कैसे ये बाहर जाते हैं और कैसे नए नए स्टाइल इनके काम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और किस तरह से अपना एक स्टाइल उन सब चीजों को लेकर भी डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आपका सब्जेक्ट मैटर, हमने जैसे कि अभी बताया कि जो इनके सब्जेक्ट मैटर है वो किस तरह से जो ह्यूमन इमोशंस है, जो सफरिंग है मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, वो सारी जो वेदनाएं हैं, वो सारी चीजें, जो सिचुएशन ऑफ एंग्विश है, वो सारी चीजें इनके काम में देखने को मिलती हैं। और अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हो गया आपका, और अगर हम वही बात इनके स्टाइल की करें तो स्टाइल में हम देखते हैं कि उसमें भी हमको वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट से भी पढ़ रहे हैं, यानी कि किस तरह से जो इन्फ्लुएंस है स्टाइल्स का वो कैसे कंबाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पैग में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तैयब मेहता इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तैयब मेहता पैग में शामिल थे कि नहीं थे, उसके मेंबर थे कि नहीं थे, या फिर पैग के अंदर कौन कौन से मेंबर थे, पैग का फाउंडर कौन था। कई बार पूछ लिया जाता है कि फॉलिंग फिगर्स या फिर जेस्टर या फिर काली किसने बनाई थी, इसकी लोकेशन क्या है, इसका मीडियम क्या है।
तो ये सारी चीजें नोटिस करने वाली है। और फन फैक्ट यहाँ पे ये है, मैंने सोचा था बाद में बताऊंगी पर अभी बता देती हूँ कि फन फैक्ट इसमें ये है यहाँ पर कि जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होते थे ना अपने काम को लेकर, उसको एग्जिबिट नहीं करते थे। और अपनी लाइफ में बहुत ही कम इन्होंने पेंटिंग बनाई है, करीब करीब कहीं कहीं लिखा है कि इन्होंने सिर्फ 200 ही पेंटिंग्स बनाई है, फिर 200 आर्ट वर्क्स किए हैं अपने लाइफ में थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसके अलावा ये एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनका काम मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकता है। उस टाइम भी बिका था, अब भी बिकता है जब ऑक्शन हाउस अपने काम इनके काम को लेकर आते हैं। तो ये उस टाइम के भी जब ये जिंदा थे, जब उस टाइम भी इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स में काम जो है बिकते थे। तो ये भी एक यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है कि हाँ, इनका काम भी बहुत ही करोड़ों में बिकता था। तो ये भी बहुत ही महंगे आर्टिस्ट माने जाते हैं इंडिया के। तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल होके क्या होता है, वहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, तो इस ग्रुप का उद्देश्य ही यही था कि दे वांटेड टू डेवलप a visual language that would reflect the spirit of new independent India। यानी कि जो करंट सिचुएशन है, जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन चल रही है, उसको एक लैंग्वेज देना चाहते थे अपने काम के थ्रू। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इनका जो स्टाइल है, इवन इनका स्टाइल क्या, जो पैक के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कैरी कर रहे हैं अपने काम में। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, जब मैंने यहाँ पे नाम लिया तो हम देखते हैं कि जो इनकी कलर पैलेट है, ब्रश स्ट्रोक्स हैं, या फिर जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं इनके काम में, इंक्लूडिंग तैयब मेहता, उसमें हमको पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक कलर्स, क्यूबिस्ट फॉर्म्स, उसके अलावा एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम तैयब मेहता के यहाँ पर आते हैं, बारे में आते हैं, काम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अराउंड जब ये इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में, तो हमको यहाँ पे इनके काम में बोल्ड एक्सप्रेशनिस्टिक कलर्स देखने को मिलते हैं, स्टाइल देखने को मिलता है। इनकी जो फॉर्म्स है वो ज्यादा फ्लैट और फ्यूज्ड हो जाती हैं, बहुत ही लिमिटेड कलर पैलेट हो जाती है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच को ये अपनाते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो अब देखिए यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस होगा ना, ये भी इनकी अप्रोच से रिलेटेड होगा। सपोज अगर मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ, सपोज कि अब चलो तैयब मेहता का ही ले लेते हैं कि तैयब मेहता कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो वॉर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जो इनर फीलिंग्स है करंट सिचुएशन को लेकर, जो हमारे दिल और दिमाग में चीजें चलती हैं। क्योंकि अगर आसपास चारों तरफ अशांति का माहौल होगा, आप शांत नहीं रह सकते, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इकोनॉमी अगर सपोज डाउन हो रखी है चारों तरफ, इवन अभी शायद अभी कोरोना की ही सिचुएशन चल रही है, तो अभी काफी सारी चीजें चल रही है, मतलब बहुत सारी डिप्रेशन में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, काफी न्यूज आती रहती है। तो ये जो मेंटल सिचुएशन है ये काफी बहुत ही गंभीर हो गई है, ये काफी ही पीड़ादायी हो गई है। तो ये जो चीजें चल रही थी उस टाइम पे, उससे रिलेटेड और भी जो आर्टिस्ट काम कर रहे थे, ये उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चीजें कनेक्ट कर रही हैं। क्योंकि मैं भी इसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर काम कर रही हूँ, और वो कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं वो भी इसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर काम कर रहे हैं, राइट। तो पोस्ट वॉर हो गया है, फिर वॉर के टाइम पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं वॉर को एज अ थीम लेकर। तो अब हम देखते हैं कि जो इनका इन्फ्लुएंस है वो हमको इनके काम में फ्रांसिस बेकन का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जितने भी आपको देख रहे हो ना फॉलिंग फिगर्स में, जितने भी आपको फॉलिंग बॉडीज देखने को मिलेगी, इनफैक्ट आपको बुल देखने को मिलेगा वही महिषासुर में। तो ये सारी जितने भी टर्बुलेंट इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पॉलिटिकल जो स्ट्राइफ है वो आपको दर्शाती हुई नजर आएंगी, राइट। जो उस वक्त की सिचुएशन है उस तरह को कैसे वो सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, मिथोलॉजी की जो थीम है उसको लेकर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो ये सारी चीजें बहुत नोटिस करने वाली हैं, और किस तरह से वो अपना स्टाइल डेवलप कर रहे हैं, बहुत ही अलग। इनफैक्ट इनके जो काम है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं गई थी तो मैंने देखा था, बहुत ही बारीकी से, इतने बड़े बड़े लेवल पे ये काम करते हैं, और बहुत ही सेक्शन में भी डिवाइडेड होते हैं इनके काम। तो बहुत अलग ही एक इम्पैक्ट, एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट होता है जब आप इनके काम के सामने जाओगे, इनको एनकाउंटर करोगे, तो ऑब्जर्व करोगे, तो फील आता है। बहुत ही लिमिटेड कलर्स में ये काम करते हैं।
तो ये सारी चीजें थी कि किस तरह से ये अपना जो चीजें हैं उसको रखते हैं, जो सोसाइटी में चीजें चल रही हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी कूडल इन्होंने एक मूवी बनाई थी। तो ये जो कूडल इनकी मूवी है, हम बहुत ही साधारण शब्दों में बोले तो जो इनकी कूडल इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके लिए 1970 में, तो उनको उसके लिए इनको फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी मिला था 1970 में ही। और 1970 में ही इन्होंने मूवी बनाया और उसी वक्त इनको फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड मिल गया। उसके बाद तो बहुत ही साधारण शब्दों में बोले तो हम देखते हैं कि इसका जो ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, मैंने 2-3 साल पहले यूट्यूब पे देखा था, पता नहीं है कि नहीं है, मगर हाँ आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो साधारण शब्दों में बोले तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें हमको एक बहुत ही पावरफुल डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी मेंस डिलेमा हमको देखने को मिलता है। राइट, देखो कि आप जितनी भी सारी चीजें चल रही है वही सेम चीज रिपीट हो रही है अलग अलग स्टाइल में, राइट, और बल्कि डेवलपमेंट ही हो रही है। तो वही है, जैसे कि अभी जो आर्टिस्ट है वो भी टाइम के साथ डेवलप करता है, इवॉल्व करता है, तो वही सारी चीजें आपको उनके काम में देखने को मिलेंगी। और अगर थोड़ी सी और बात कर लें तो हम देखते हैं इनकी एग्जीबिशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ये न्यूयॉर्क, पेरिस, ब्रिटेन में भी अपनी एग्जीबिशन लगाते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा हम इनके रिकॉग्निशन अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो हम देखते हैं कि 1965 में इनको ललित कला अकेडमी से नेशनल अवार्ड मिलता है और उसके बाद 2007 यानी कि सन 2007 में पद्म भूषण भी इनको मिलता है। और उसके अलावा इनको 1968 में ललित कला से फर्स्ट त्रिनाले में गोल्ड मेडल भी मिलता है। तो ये था बहुत ही एकदम कंसाइज वे में तैयब मेहता के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनकी जो वर्क है उसकी थीम क्या है, इनका स्टाइल को थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। इनके जो मेजर काम थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। ज्यादातर डायगोनल सीरीज हो गया, आपका फॉलिंग फिगर हो गया, काली हो गया, और उसके अलावा जेस्चर, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी कई बार ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अच्छा, तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है ना, इसमें हम ये सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जितने भी सारे पहले इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं और आने की जो संभावना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे फैक्ट्स के थ्रू डाल रहे हैं ताकि आपको एक निचोड़ मिल जाए कि अच्छा चीजें इस तरह से चल रही है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो फेमस है। राइट, तो तैयब मेहता इन सारे वर्क्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और अवार्ड्स की बात हमने यहाँ पर कर ली है। तो ये था तैयब मेहता के लिए, तैयब मेहता के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि तैयब मेहता प्रसिद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर, भारतीय चित्रकार थे, यानी कि तैयब मेहता वाज वेल नोन इंडियन पेंटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया जो मैंने बोला आपसे, अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई लाइन या फिर कोई ऐसा वर्ड कुछ भी हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को चीजें आसान लग रही हो जो वो आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो, थोड़ी मुश्किल हो, या फिर जो आपको मुश्किल लगता हो वो मेरे लिए आसान हो। तो अभी ऑडियंस का हमको पता नहीं है, तो अभी आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि हमको नहीं आया समझ या फिर ये आपका डाउट है, कुछ भी हो, इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही पूछना प्लीज। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज गॉथिक यह शिल्प कला की एक शैली है जो यहाँ जन्मी। ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी डेनमार्क। गोथिक इज अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ओरिजिनेटेड इन, ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी डेनमार्क। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गोथिक सभी जानते हैं कि एक वास्तुकला की शैली है, मगर यहाँ पे एक छोटी सी बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर DSSB ने जो क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी में लिखा है कि शिल्प कला की एक शैली है। अब शिल्प कला क्या होती है, यानी कि स्कल्पचर हो गया, ठीक है, शिल्प कला यानी कि मूर्ति कला, राइट। लेकिन और जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें इन्होंने पूछा है कि किस स्टाइल का आर्किटेक्चर है। खैर, तो कहने का मतलब ये है जो गोथिक है, गोथिक एक स्टाइल है, एक आर्किटेक्चर का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वास्तुकला की एक शैली है जो 12th सेंचुरी में फ्रांस में हमको देखने को मिलती है।
अब इस क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो गोथिक कला में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे हम वो जानेंगे। प्लेस मैंने आपको बता दिया, टाइम 12th सेंचुरी है और 12th सेंचुरी से लेकर आपको हम 16th सेंचुरी तक देख सकते हैं इसका जो आर्किटेक्चर जो शैली फैली है। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट चर्च इन गोथिक आर्किटेक्चर वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गोथिक है, गोथिक वास्तुकला की एक शैली है जिसका जो विकास है, जो ओरिजिनेट हुई है वो फ्रांस में हुई है 12th to 16th सेंचुरी। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो हमको जर्मनी, इंग्लैंड, इटली में भी देखने को मिलता है। और ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर तो है ठीक है भाई, बिल्डिंग है ओके, लेकिन किसकी, ये जो चर्चेस थे, चर्चेस को बनाने के लिए ये जो स्टाइल है वो फॉलो किया गया। अब मैंने बोला चर्चेस, बहुत ही बेसिक से शुरू कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना। अब मैंने बोला चर्चेस, तो अब जो चर्चेस हैं, चर्चेस तो पहले भी बनते आ रहे थे, लेकिन हम अब यहाँ पर ही इस स्टाइल की बात क्यों कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जैसे कि कार्स होती है ना, एक कार होती है मारुति की भी और एक कार होती है आपकी BMW की भी, है दोनों कार ही, लेकिन मॉडल अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, डिज़ाइन अलग होता है, चीज़ें अलग होती है, फैसिलिटी अलग होती है ना। तो इस हिसाब से चर्चेस तो पहले से ही बनते आ रहे थे, लेकिन जो इस टाइम पे जो चर्चेस बने, इस टाइम के जो चर्चेस का जो आर्किटेक्चर था उसको हम एक नाम देते हैं, पर्टिकुलर नाम देते हैं जस्ट टू रिकॉग्नाइज, राइट। तो 12th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं, जो स्टाइल जो है, जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है चर्चेस को बनाने के लिए जो फॉलो किया गया उसको हम बोलते हैं गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, उसको हम बोलते हैं गोथिक शैली, राइट। तो अब ये गोथिक शैली है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। अभी जैसे कि मैं आपको बताती चलती हूँ, खैर अभी मैं बताती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्चर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, अपने इसका जो ये आर्किटेक्चर बहुत फेमस है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एड्स होती हैं, क्या क्या एडिशंस होते हैं जो इस आर्किटेक्चर को बाकी सारे आर्किटेक्चर से अलग करता है। तो क्या है, तो हम देखते हैं कि इस आर्किटेक्चर में पॉइंटेड आर्चेस का इस्तेमाल होता है, रिब्ड वॉल्स का इस्तेमाल होता है, फ्लाइंग बटरेसेस का इस्तेमाल होता है, स्टेन्ड ग्लास विंडोज का इस्तेमाल होता है, स्टोन स्कल्पचर्स हमको देखने को मिलते हैं, 200 फीट से भी ऊंचे हमको टावर्स और स्पायर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गारगोयल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। इन सब चीज़ों की वजह से जो आर्किटेक्चर है, गोथिक आर्किटेक्चर काफ़ी जो है एकदम पॉइंटेड, काफ़ी ऊंचे ऊंचे नज़र आते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो है अट्रैक्शन है, काफ़ी अपीलिंग लगते हैं ये आर्किटेक्चर, बिल्कुल अनोखा स्टाइल है। तो अब ये जितने भी मैंने आपके सामने जो टर्म्स लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला पॉइंटेड आर्चेस, रिब्ड वॉल, फ्लाइंग बटरेसेस, स्टेन ग्लास विंडोज़, इसके अलावा मैंने बोला आपको टावर्स एंड स्पायर्स। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, इनको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने खुद से क्वेश्चन देखा है कि कई बार गोथिक आर्ट में से पूछ लेता है कि जो स्टेन ग्लास विंडोज़ है उसका इस्तेमाल कहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शंस में आता है गोथिक आर्किटेक्चर और ये सब बाकी सारे आर्किटेक्चर पूछा जाता है। उसके अलावा गारगोइल्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया। गारगोइल्स वही वाटर स्पाउट्स हो गए। खैर अभी हल्का सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलेंगे हम साथ साथ। तो उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि पॉइंटेड आर्चेस का इस्तेमाल हमको कहाँ पे मिलता है। फिर ऐसे चर्चेस कौन से हैं जहाँ पे हमको ऊंची ऊंची मीनारों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। कई बार अभी इसमें तो यहाँ पे ओरिजिन पूछ लिया, कई बार चर्च का नाम भी पूछ लेता है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना ताकि फिर से पूछा जाए, वही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप आंसर कर पाएँ। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने बोला था पॉइंटेड आर्चेस। अब पॉइंटेड आर्चेस क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए कि जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, स्पेशली अगर हम पहले एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जो शुरुआत की जो हम बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि पोस्ट और लिंटल मेथड ऑफ आर्किटेक्चर बनाया जाता है। यानी कि पोस्ट यानी कि 2 पिलर्स हो गए या फिर पिलर्स हो गए, काफ़ी सारे पिलर्स हो गए। पिलर्स के ऊपर जो हम एक रूफ बनाते हैं उसको बोलते हैं लिंटल, और ये जो हमारे पिलर होते हैं इसको बोलते हैं हम पोस्ट। इसको हम कॉलम्स भी बोल सकते हैं, पिलर्स भी बोल सकते हैं, पोस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो वर्टिकल एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं पोस्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर, अब मैं बिल्डिंग बनाने की बात कर रही हूँ, अब ध्यान से समझना। तो बिल्डिंग बनाएंगे कैसे, अब छत तो डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इन पिलर्स के ऊपर जो हम एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऐड करते हैं जिसको हम लिंटल बोलते हैं, जिसको हम बीम भी बोलते हैं, जिसको हम आर्किट्रेव भी बोलते हैं। कई
ही नाम है इसके, रूफ होती है बेसिकली। सरल भाषा में मैं समझाऊं तो इसको बोलते हैं हम लिंटल एंड बीम मेथड ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या होता है कि ठीक है, आपकी बिल्डिंग तो बन जाएगी, लेकिन अगर आपको पिलरलेस बिल्डिंग चाहिए, है ना, आपको नहीं चाहिए कि बहुत सारे पिलर्स हो, ऐसे रूफ हो, क्योंकि जब हम ये जो आपकी ये जो 2 पोस्ट है ना, ये जो 2 पिलर हैं, जो 2 कॉलम्स है ना, अगर आप इसको स्ट्रेच करके, मतलब अगर आप बड़े लेवल पे अपना आर्किटेक्चर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई हमारे जो डोर्स हैं वो बड़े बड़े हों, तो अगर आप इनको स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है, ये जो आपका लिंटल है, जो रूफ है, ये ढह जाएगी, क्योंकि सारा जो वेट होता है इस पर होता है, पोस्ट पर होता है, और ये नीचे ढह जाएगी। तो आप इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, आप एक लिमिट में बन जाते हो कहीं ना कहीं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो आर्च मेथड ऑफ आर्किटेक्चर है, ये फॉलो करते हैं, जो पीपल होते हैं इसको फॉलो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बड़े लेवल पे अपने चर्चेस चाहिए, बड़े लेवल पे। अब बड़े बड़े अगर ये बनाएंगे, चर्चेस बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अब छोटा तो नहीं बनाएंगे ना, दरवाज़ा बड़ा ही बनाएंगे, जो डोर होगा वो बड़ा होगा, और डोर बड़ा होगा, फिर पिलरलेस हॉल होगा, इसकी वजह से अगर आर्चेस बना देते हैं। तो अब आर्चेस में क्या होता है कि अब ये जो आपके जो पोस्ट होते हैं, इसके ऊपर इस तरह से जो है, ये अब फ्लैट रूफ की जगह ऐसे इस वाली शेप का जो है, त्रिकोण जो शेप का है, इसका आर्किटेक्चर जो है, इसका डिजाइन फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है, जो रूफ होती है ना आपकी, रूफ से जो वेट होता है लिफ्ट होता हुआ आपके पोस्ट पर आ जाता है, आपके कॉलम्स पे आ जाता है। तो क्या होता है, कॉलम अगर आप स्ट्रेच करो ना, आप जितने चाहे आप स्ट्रेच कर सकते हो कॉलम्स, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ज़्यादा स्पेस हो आपके चर्च के अंदर, ज़्यादा बड़े दरवाजे हों आपके, खुला खुला सब कुछ लगे, तो उसके लिए सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर गोथिक आर्किटेक्चर में 12th सेंचुरी में पहला ऐसा समय है कि जो अब हमारे जो अभी चर्चेस बन रहे हैं, वहाँ पे जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, वो पॉइंटेड आर्चेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने आर्चेस की बात करी, तो अब मैं यहाँ पे छोटा सा लाइन और ऐड कर रही हूँ ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि जो आर्चेस हैं, अभी जो मैंने आपको आर्च बताई है, वो मैंने आपको पॉइंटेड आर्च बताई है, स्लाइड पे आप देख सकते हो। उसके अलावा जो आर्चेस की टाइप्स है ना, बहुत तरह के होते हैं। राउंड आर्च भी होती है, पॉइंटेड आर्च तो मैंने आपको बता दी, हॉर्स शू शेप्ड आर्च भी होती है, जो आपको अलाई दरवाज़ा कुतुब कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगी। लोटस बर्ड भी वहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं उस आर्च के आसपास। उसके अलावा जो है फॉलिएटेड आर्च भी होती है, ये आपको बड़ा इमामबाड़ा में देखने को मिल जाएगी, लखनऊ में। उसके अलावा अगर आप दिल्ली में रहते हो तो लाल किला है, पुराना किला है, लोधी गार्डन है, बहुत सारे स्पेशली मुग़ल टाइम के जितना भी है ये आर्किटेक्चर, ये जो है आपको काफ़ी, जामा मस्जिद है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, खैर वो तो गुंबद पे आया था, वो तो हम नहीं छेड़ेंगे उसको। जामा मस्जिद पे भी बाकी खैर आपको आर्चेस देखने को मिलेंगी, ये सारे फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत तरह की आर्चेस होती हैं। अब अगली बार जब भी आप विजिट करना ना किसी मॉन्यूमेंट में, तो डिकोड करना कि यार ये कौन सी टाइप की आर्च है, इस आर्च का नाम क्या है। तो इस तरह से बहुत सारी तरह की आर्चेस होती हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम गोथिक आर्किटेक्चर की बात करें, गोथिक स्टाइल की बात करें, तो अब हम वापस आ जाते हैं पॉइंटेड आर्च पे, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको पॉइंटेड आर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बोला था कि रिब्ड वॉल्ट का इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे कि यार ये रिब्ड वॉल्ट क्या होती है। तो रिब्ड वॉल जो होती है, जो अब ये जैसे पॉइंटेड आर्च है, राइट, तो अब अगर इन ऐसी 4, मैं बोलूँ सरल भाषा में, कि अगर 4 आर्चेस को मिला दिया जाए और वो चारों आर्चेस मिलाकर एक रूफ फॉर्म करे, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि आर्चेस को कंबाइंड करके जो रूफ बनती है, जो रूफ फॉर्म होती है, उसी को हम वॉल्ट बोलते हैं। यानी जो वॉल्ट है, वॉल्ट इज आर्च्ड रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, राइट। तो जितनी भी आर्चेस हैं ये मिलकर वॉल्ट बनाती हैं, वॉल्ट का निर्माण करती हैं। और अब मैंने आपको बोला है वॉल्ट कई तरह की होती हैं, राइट। तो अभी जैसे कि ये वाली पॉइंटेड, अभी लेकिन हम सिर्फ रिब्ड वॉल्ट के ऊपर रहेंगे, स्टिक रहेंगे, ताकि आप बस क्लियर कट रहें चीज़ों को लेके, एकदम बारीकी समझ के कॉन्सेप्ट ख़त्म करें। तो हम यहाँ पर रिब्ड वॉल्ट्स की बात करें, तो अब जैसे कि अब ये जो पॉइंटेड आर्च है, पॉइंटेड आर्च अगर एक आर्च आगे, एक आर्च पीछे, एक साइड में, एक इस साइड में, एक राइट साइड, एक
लेफ्ट साइड। 4 आर्चेस हो गई। तो अब ये चारों आर्चेस मिलकर जो एक रूफ फॉर्म करेंगे उसको हम बोलेंगे वॉल्ट। अब मैं यहाँ पर, अब ये जो शब्द है रिब्ड वॉल्ट, रिब से पता चल गया होगा जैसे कि पसलियाँ, तो अब यहाँ पे रिब्ड वॉल्ट इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि अगर आप ऊपर से देखेंगे ना इन आर्चेस को, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये ना रिब्ड की तरह बनती हुई नजर आती है, रिब्ड की शेप जो है फॉर्म करती हुई नजर आती है, इसको इसलिए इसको रिब्ड वॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पे फ्लाइंग बटरेसेस मैंने आपको बोला था। तो फ्लाइंग बटरेसेस क्या है, तो जैसे कि अब ये बड़े बड़े आर्किटेक्चर बन रहे हैं भैया, पॉइंटेड आप आर्चेस बना रहे हैं, रिब्ड वॉल्ट्स आप बना रहे हैं ना, फैसिनेटिंग एलिमेंट्स आप ऐड करते चल रहे हैं, तो बिल्डिंग की सपोर्ट के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम फ्लाइंग बटरेसेस बोलते हैं। क्या होता है, जैसे कि अब चर्च है, चर्च के सामने, चर्च के बाहर हम देखते हैं कि पिलर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पिलर बनाए जाते हैं जो एक आर्च जैसी एक फॉर्म होती है, वो जो आर्च की जो फॉर्म होती है वो बिल्डिंग को छूती है, यानी कि जो बिल्डिंग होती है वो सपोर्ट करती है फ्लाइंग बटरेसेस, राइट, ताकि बिल्डिंग को थोड़ा सपोर्टिंग सिस्टम मिले, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, ये दैट वर्ड वुड बी बेटर। तो उसके बाद हम देखते हैं स्टेन ग्लास विंडोज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, स्टेन ग्लास विंडोज़ क्या होती है, कलरफुल विंडोज़ को स्टेन ग्लास विंडो बोला जाता है। हम देखते हैं कि अब क्योंकि पॉइंटेड आर्चेस बन रही हैं तो यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है हमारे पास, है ना, तो हम वहाँ पर जो है विंडोज़ लगाते हैं। 12th सेंचुरी में जो लोग हैं, जो इंजीनियर वगैरह हैं, आर्किटेक्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, ये वहाँ पर जो है विंडोज़ लगाते हैं। विंडोज़ भी कैसी लगाती है, कलरफुल विंडोज़ लगाते हैं। अब कलरफुल विंडोज़ में भी क्या होता है कि वहाँ पर भी जो बाइबल के एपिसोड्स हैं, संत महात्मा हैं, आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं बाइबल से एसोसिएटेड, उनका ये चित्रण भी करते हैं वहाँ पर, तो ताकि जैसे कि लोग होते हैं अब आते हैं चर्च में, वो समझ सके, अगर कोई पढ़ लिख नहीं सकता है बाइबल तो वो भी समझ जाए कि अच्छा इस एपिसोड में ये है, यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं। खैर, तो जब ये स्टेन ग्लास होते हैं, लगते हैं, और फिर ऊपर से रोशनी आती है सूरज की, तो हम देखते हैं कैसे जगमगा उठता है, जो माहौल होता है एकदम हेवनली फील देता है, वो आपको लगेगा वो हम कहाँ पर आ गए, है ना। एक तो स्पेस इतना बड़ा है, ऊपर से मतलब कि कलरफुल आपको लाइट आ रही है चारों तरफ से, तो जो माहौल बनता है वो सच में बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। तो खैर इसलिए भी ये ऐड किए गए थे ताकि हम कुछ अलग करें, कुछ बड़े लेवल पे कुछ चीज़ें दिखे, मतलब कि। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ विंडोज़ का भी काफ़ी चलन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टावर एंड स्पायर्स, ये बड़े बड़े टावर्स जो हैं लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर का जो आप हिस्सा देखोगे, टावर्स के ऊपर की मतलब कि एक पिनाकल आपको एकदम शिखर जैसे, एकदम टोपी जैसे जैसे होता है ना, एकदम पिनाकल्स जो है वहाँ पर अटैच करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद अगर मैं स्कल्पचर की बात करूँ तो अब यहाँ पर जो गोथिक स्कल्पचर हैं वो चर्च के जो डोर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, चर्च का जो फसाड होता है, टिम्पेनियम पे भी हमको स्कल्पचर जो है डेकोरेट करने के लिए, चर्च को बेसिकली डेकोरेट करने के लिए स्कल्पचर्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। स्कल्पचर्स की मैं बात करूँ तो ये मोर देन लाइफ साइज हैं, फुल क्लोथिंग आपको मिलेगी, यानी कि जो ड्रैपरी है वो आपको फुल लेंथ ड्रैपरी आपको पहने हुए ये फिगर्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मोर रिलैक्सड है ये फिगर, अगर एज़ कम्पेयर टू रोमानेस्क हम बात करें, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ गोथिक भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। मगर रोमानेस्क मतलब इससे पहले का जो पीरियड है, मैं उससे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी, खैर वो अभी आप साइड रख दीजिए। तो हम देखते हैं जो फिगर्स हैं बहुत ज़्यादा ये मोर रिलैक्सड हैं अगर बात की जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल पोज और जेस्चर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। नेचुरल पोज और जो है जेस्चर्स जो है बहुत ही नेचुरल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअलाइज्ड फेसेस हैं, यानी कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सारे फेसेस एक जैसे नहीं है, फेशियल फीचर से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किसका फिगर कौन सा है, कौन सा कैरेक्टर है, राइट। तो उसके बाद ये तो हो गए आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद हम गार्गोइल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गार्गोइल्स बेसिकली वाटर स्पाउट्स होते हैं, जो पानी निकलता है ना, हमारे एंशिएंट टेम्पल्स भी हैं काफ़ी सारे, स्पेशली द्रविडियन शैली में आपको वाटर स्पाउट्स जो हैं, गार्गोइल्स जो हैं, अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग कैरेक्टर्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एक है ना अट्रैक्शन, ये जो एलिमेंट है ना, ये एक अट्रैक्टिव एलिमेंट जो है ऐड करते हैं। ये जो एलिमेंट है
ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमको देखने में, अच्छा लगता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है आर्किटेक्चर जो है, गोथिक आर्किटेक्चर जो उसको बैलेंस करता हुआ नज़र आता है, एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है आर्किटेक्चर में। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने शुरुआत में आपको एग्जाम्पल की बात की थी, तो एग्जाम्पल में देखते हैं जो फर्स्ट चर्च है गोथिक आर्किटेक्चर का, इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो। तो जो फर्स्ट चर्च है गोथिक स्टाइल का वो है सेंट डेनिस, जो कि फ्रांस में है। ये कब बना था ये मुझे आप बताएंगे, क्योंकि इसके अलावा एक और बहुत फेमस चर्च है, उसका नाम है नोट्रे डाम। तो ये जो नोट्रे डाम है ये आपका डेडिकेट है वर्जिन मैरी को, अगेन 12th सेंचुरी में बना है, अगेन पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि अभी लास्ट ईयर 2019 में हमने देखा था कि यहाँ पर आग भी लग गई थी, तो इनका जो विंडोज़ है, रोज़ विंडो का भी कुछ पोर्शन जल गया है। और उसके बाद जो इनके टावर है, जो पिनाकल है, इसको भी बहुत भारी उसमें नुकसान पहुंचा है मात्रा में। खैर अभी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर सर्च करना नोट्रे डाम को। और क्योंकि यहाँ पर इसके ना 3 एंट्रेंस है, तो गूगल पे जब आप सर्च करोगे ना तो कभी वेस्टर्न एंट्रेंस आपको दिखा देगा, कभी दूसरे वाला एंट्रेंस आपको दिखा देगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो चर्च है इसके 3 एंट्रेंस है, तो प्लीज़ आप नीचे जो आता है ना, नीचे हेडलाइन होती है उसको, या फिर डिटेल्स में देख लेना, इमेज की डिटेल्स में देख लेना, आप देखना ज़रूर। मतलब रोज़ विंडो है, यहाँ पर आपको फ्लाइंग बट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, गारगोइल्स, आपको जितने भी कैरेक्टर्स मैंने बताए ना आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लीज़ आप देखना ज़रूर, एक बार देखना। तो उसके अलावा यहाँ पर हमारा गोथिक आर्किटेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो अच्छे से देखी होगी ना, तो उसमें हमने एक आर्किटेक्चर अलोरा केव नंबर 16 हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर मैंने बोला था आपको कि जब भी हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, जब भी आर्किटेक्चर को क्वेश्चन आता है या फिर कुछ भी, जब भी हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, इंडियन आर्किटेक्चर हो या वेस्टर्न आर्किटेक्चर हो, फिलहाल हम वेस्टर्न आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम 2 तरीके से पढ़ते हैं आर्किटेक्चर, मतलब एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। पहले हम उसका ग्राउंड प्लान पढ़ते हैं, फिर उसका एलिवेशन पढ़ते हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि हमने ना तो यहाँ पे सही जो है जो इसका ग्राउंड प्लान डिस्कस किया और ना ही हमने एलिवेशन प्लान डिस्कस किया। तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट है, क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर अब हम इस डिटेल में चल जाएंगे चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी, आपको आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ग्राउंड प्लान है उसकी भी एक स्टोरी है, जैसे क्रिश्चियन आर्ट शुरू होती है तो किस तरह से जो एक नॉर्मल जो एक प्लेन ग्राउंड प्लान है वो कैसे फॉर्म करता हुआ नज़र आता है। और अब तो बल्कि आप देखेंगे यहाँ पे नोट्रे डाम में हम देखते हैं कि 3 एंट्रेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इवोल्यूशन होता रहता है कि 2 एंट्रेंस, 3 एंट्रेंस, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो अभी हम ये सब इतना भारी भरकम सब चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम आगे सेशन बनाते हैं, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स अगर हमको मिलता है, तो अगर हम आगे सेशन बनाते हैं तो गोथिक आर्किटेक्चर पर एक अलग से क्लास लेंगे, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। अभी भी जितना पढ़ाया है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो, इसको समझे तो वीडियो दोबारा देख लेंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट यू। सो ये था आपका गोथिक आर्किटेक्चर। और इन्होंने पूछा है कि गोथिक या शिल्पकला नहीं है, यहाँ पर आर्किटेक्चर हम बोलेंगे कि आर्किटेक्चर की एक शैली है जो यहाँ जन्मी। तो ए आंसर वुड बी द राइट आंसर, फ्रांस। तो चलिए, कोशिश हमारी पूरी थी कि आपको समझ आया होगा। और ठीक है, अभी ये वाला एपिसोड हम एंड करते हैं यहाँ पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।